हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसेस ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। उसमें क्या हुआ था, उसकी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए कौन आए थे, बोर आए थे। उन्होंने इनकी ड्रॉबैक को ओवरकम किया था। आज हमें देखना है कि क्या क्या सक्सेस अचीव की थी बोर मॉडल ने। तो पहले हम बात करते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन था स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ऑफ कोर्स दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस ऑफ द बोर मॉडल। कि जो बोर था उन्होंने क्या बताया था हमें कि जो एटॉमिक एटम है वो किस तरीके से एक स्टेबल एटम है। यानी कि रदरफोर्ड ने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के। और तो फिर क्या हुआ था, क्लार्क मैक्सवेल आई तो उन्होंने कहा अगर एक चार्ज बॉडी रेगुलरली मूव करती है तो वो रेडिएशन जनरेट करती है और अपनी एनर्जी को लूज कर देती है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपनी एनर्जी लूज करेगा तो विद इन 10⁻⁻⁸ सेकेंड के अंदर वो कहाँ कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए बोर आया। तो बोर ने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्या करता है, एक फिक्स्ड पाथ के अंदर ही क्या करता है, फिक्स्ड पाथ को इन्होंने क्या कहा था, ऑर्बिट भी बोला था। एक फिक्स्ड पाथ के अंदर ही क्या करता है बच्चे, रिवॉल्व करता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन उस फिक्स्ड पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तब तक ना तो कोई एनर्जी वो उसमें गेन होगी किसी भी टाइप की, और ना ही क्या होगा, किसी भी तरीके का एनर्जी का लॉस होगा। तो यहां पर अगर कोई भी इस तरीके का चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो एटम के अनस्टेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही थी। उसके बाद में सेकंड उन्होंने कंसेप्ट दिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विच इज बोर कंसेप्ट ऑफ एटम एक्सप्लेन द सक्सेसफुल द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था उसके बारे में बोर मॉडल ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। तो बोर मॉडल ने क्या कहा, उन्होंने कहा दैट जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक सर्टेन डेफिनेट एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है। जो हम लोगों ने कल पढ़े भी थे एनर्जी लेवल N1 2 3 4, जिनको हमने एनर्जी लेवल्स का भी नाम दिया था और एनर्जी शेल्स का नाम भी दिया था, दिया था KLMN के नाम से, राइट। तो उन्होंने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चे, अपना एनर्जी लेवल होता है और वो एक उसी सर्टेन डेफिनेट एनर्जी लेवल के अंदर ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब उसी के अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी जो एटम न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। यानी कि कह सकते हैं क्लोजर दी nucleus lesser will be the energy, ठीक है, and more will be stable। ऐसा क्यों कहा गया बच्चों, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहां पर न्यूक्लियस के पास है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, काफी स्टेबल है। देखो अपनी एनर्जी लॉस और गेन तो नहीं करेगा क्योंकि इसी ऑर्बिट में, लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो स्टेबल रहता है। और जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है उसमें एनर्जी कम ही होगी, है ना। एक तो बंदा एनर्जेटिक है, वो इधर से उधर घूमता रहेगा तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और एनर्जी जो जितना जो एनर्जेटिक होता है वो अनस्टेबल हो, जैसे छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कभी यहां से वहां घूमेगा, कभी वहां से वहां घूमेगा, तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और एक बहुत बड़ा मोटा सा आदमी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, वो एक ही जगह पर जैसे बिठा दिया वैसा का वैसा बैठा रहेगा, यानी कि स्टेबल ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो कम एनर्जी किसकी होती है, जो क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का अपना घर, मतलब अगर मैं बात करूं कि जहां पर आप रहते हैं वो आपकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते हैं, जिस शेल से बिलोंग करते हैं, जिस एनर्जी लेवल से बिलोंग करते हैं, जहां से बिलोंग कर रहे हैं, दोबारा याद रखिएगा कि सबसे जो क्लोजेस्ट वाला वही रहेगा ना, मतलब ना तो उसने कुछ जंपिंग की है, किसी तरीके का चेंज नहीं। तो जो उसका ओरिजिनल लेवल होता है, वो जो स्टेट कहलाती है, वो उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है बच्चे, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन क्या है, उसके अंदर एक ही शेल होती है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में है।
ठीक है, ओरिजिनल स्टेट उसकी क्या कहलाती है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में है। ये क्या है, n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट स्टेट है ना, n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल उसके क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट रहेगी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटसाइड के सोर्स से एनर्जी गेन कर लेता है, यानी कि बाहर से किसी आउटसाइड स्टेट से उसके पास में एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके वो अपने लेवल को छोड़ के अपने से हायर लेवल पर चला जाए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी एक लेवल से अपने से अपर लेवल पर जाने के लिए एनर्जी क्या होती है, ऑब्जॉर्ब होती है। अपर लेवल से लोअर लेवल पे आने पे एनर्जी रिलीज होती है। तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को कहीं किसी आउटसाइड वाले सोर्स से क्या मिली, एनर्जी मिली, और इसने अपना जो एनर्जी लेवल छोड़ के, अब देखो इसमें और भी तो एनर्जी लेवल्स होंगे, बेशक से वो क्या है, एम्प्टी है, लेकिन लेवल्स तो है, क्योंकि हमने बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी थी इनकी। ठीक है, तो इसने क्या किया, बाहर से एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेते ही अपने से अपर वाले स्टेट पर चला गया। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेट कहलाएगी, तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी ली, तो ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, है ना। जैसे कि आपके पास में 5 रुपए थे तो काम चल रहा था, लेकिन मम्मी ने 500 रुपए दे दिए पॉकेट में, तो एक्साइटमेंट आ गई ना, तो फटाफट आप लोग भागोगे। 5 रुपए लेकर बैठे थे, क्या आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, बैठे रहो। मम्मी ने 500 दे दिए, फटाफट मार्केट भागोगे, ये लेके आना है, वो लेके आना, तो एक्साइटमेंट आ गई। तो एक इस तरीके से क्या, इसने बाहर से एनर्जी ली, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होकर क्या, कहाँ चला गया, अपर लेवल पर चला गया, अपर एनर्जी लेवल पर चला गया। तो इस तरीके की, तो यहां से क्या, ये वाली जो स्टेट होगी इस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन यहां पर गया तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी, और ये वाली जो स्टेट थी जब इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर वाली स्टेट पे गया, तो ये कहलाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाती है इसकी, एक्साइटेड स्टेट। हो सकता है ये ज्यादा एनर्जी गेन करके इससे भी ऊपर वाली स्टेट पे चला जाता, तो इस तरीके से इन एक्साइटेड स्टेट को भी नाम दिए गए। तो जो किसी इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल स्टेट होती है वो तो क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसके लिए जो n इक्वल टू 1 होगा वो तो उसकी क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 2 तो वो क्या कहलाएगी, उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 3 फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूं, अब इससे क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। रिमेंबर वन थिंग, n इक्वल्स टू 0 नहीं, n इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। सो फॉर हाइड्रोजन एटम n इक्वल्स टू 1 क्या रहती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है, उससे ऊपर वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या बताया इन्होंने, जो बोर था उन्होंने एनर्जी लेवल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, एनर्जी के अंदर कुछ चेंजेस भी आए। तो जो एनर्जी के अंदर चेंजेस आए, तो हर एक एनर्जी लेवल का, तो क्वांटम थ्योरी को क्या करता था, ये ओबे करता था। तो हर एक एनर्जी लेवल्स की अपनी कुछ एनर्जी रही होगी, जो क्या रही होगी, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। तो फर्स्ट, तो ग्राउंड इसके लिए क्या हो जाएगी, E1, ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगी, E2। तो ओवरऑल एनर्जी का चेंज कितना आया, E2 माइनस E1। तो जो डेल्टा ई यहां से आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डेल्टा ई, तो क्या होता है, डेल्टा ई क्या होगा, एच न्यू के इक्वल। तो यहां से मैं कह सकती हूँ E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यहां से न्यू क्या हो जाएगा आपके पास में, E2 माइनस E1 अपॉन में H। ठीक है, अब आपको पता है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, C बाई लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, C बाई लैम्डा इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन में H। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मैं क्या कह सकती हूँ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल, तो वहां से उसकी एनर्जी के रिगार्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए बात, मैंने कहा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर लेवल पर चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और मैंने कहा था जो जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर अपने से अपर वाले लेवल पर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वो जो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है वो क्या होती है, काफी अनस्टेबल होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी टाइम तक यहां पर नहीं रहता। ठीक है, वो कहाँ आएगा, वापस से अपनी स्टेबल स्टेट पर आने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आपको पैसे दे दिए जाए तो आप घूम फिर के तो आ जाओगे, लेकिन आपकी स्टेबल स्टेट क्या है, आपका घर है, तो आप घूम फिर के कहाँ आ जाते हैं, अपने घर पर आकर ही रेस्ट करते हैं, राइट। तो क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, वापस से क्या आता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पर यानी कि ग्राउंड स्टेट पर आने की कोशिश करता है, विच इज इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट।
ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो बच्चों हमने पहले भी बात की थी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल पर आता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो उस एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रही होगी, मानते हो, है ना। हम रिलेशन निकाल चुके हैं, चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जो रेडिएशन है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं ऑन अ सर्टेन फोटोग्राफिक प्लेट। एक फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट पर ये रेडिएशन गिरती है वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की होती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में वो पड़ती है उसी रीजन की हमें क्या मिल जाती है, लाइन मिल जाती है। लाइन स्पेक्ट्रा ही पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। तो अगर क्या है वो 700 से हमने 400 विजिबल रीजन में गिरती है तो कोई पर्टिकुलर क्या मिलेगा, हमें कलर मिलेगा। विजिबल रीजन के अंदर कोई पर्टिकुलर कलर मिलेगा। गॉट इट। तो हो सकता है कि देखो यहां से क्या हुआ बच्चे, ये क्या थी, n=1, ये क्या थी, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट थी। मान लेते हैं ये क्या है, n=2, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऊपर गया, एक्साइट होकर चला गया। ये क्या है, इसकी एनर्जी E1, ये क्या है, इसकी एनर्जी E2। एक्साइट होने के बाद में क्या हो गया, अनस्टेबल है, वापस से इधर आया। ठीक है, तो वापस से आया तो डेल्टा ई की एनर्जी चेंज हुई, यानी कि hν अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही वापस आते हैं तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको हम मेजर कर लेते हैं डेल्टा ई से, विच इज E2 - E1। तो यहां से इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पता लगाया जाता है। उस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हम बता सकते हैं कि वो रेडिएशन किस रीजन में गिरी, क्या पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर वही लाइन हमें ड्रॉन होती नजर आएंगी। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो आपका एटम है उसके अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होकर अपर लेवल पे भी जाता है, नीचे वाले लेवल पे भी आता है। तो उन एनर्जी लेवल्स को भी किसने क्या एक्सप्लेन किया था। अब देखो वो कहाँ कहाँ गिर सकती हैं। हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर रीजन की क्या होगी, रेडिएशन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो वहां से अल्ट्रा वायलेट रीजन, कुछ भी रीजन आ सकता है। तो वहां से हमने अलग अलग सीरीज के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो 5 तरीके की हमने सीरीज पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट एनर्जी लेवल n=1, जिसको आप बोलते थे के शेल, KLMN की फॉर्म में, उसको आप बोलते थे लेमन सीरीज, है ना। क्या बोलते थे, लेमन सीरीज। फॉर n=2, जिसको आप क्या बोलते हो, एल शेल। ये किसके लिए था, बाल्मर सीरीज के लिए। फॉर n=3, ये क्या था बच्चे आपका, M, जिसको आप क्या बोलते हैं, पाश्चन। n=4, ये क्या है आपका, n=4, जिसको आप क्या बोलते थे, ब्रैकेट। एंड n=5, जिसको आपने क्या बोला, पी फंड। वैसे तो बहुत आगे तक होती है। तो यहां पर क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, वो n=1 तक ही जाए। हो सकता है n=2 तक भी गया हो, 3 तक भी गया हो, और हो सकता है 4 तक भी गया हो। अब क्वेश्चन तो ये भी जनरेट होता है कि मैम हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक होता है और बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिल सकती है। ठीक है, देखो कि हम यहां पर क्या लेके चलते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स लेके चलते, तो गैस के अंदर तो बहुत सारे, गैस लेके चलते तो गैस के अंदर तो बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। और वो हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे, डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और एक्साइट होकर चले जाएंगे, और एक्साइट होते ही वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी ग्राउंड स्टेट पर आने की कोशिश करेंगे। तो तो इन्हीं वजह से अब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वो गेन करेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल पर आकर ही गिरेंगे। तो उस तरीके से इसी वजह से क्या होती है, उनकी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो जाती है। तो लेमन के लिए देखिए तो एनर्जी लेवल क्या होगा, n=2, तो उसके लिए n=1 होता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 से 1 पे आ जाए, फ्रॉम 2 to 1। हो सकता है 3 से 1 पे आ जाए, हो सकता है बच्चे 4th लेवल से 1 पे आए, और हो सकता है 5th लेवल पे आ जाए, 6th लेवल से आ जाए, एंड सो ऑन। आपको याद हो तो आपने पढ़ा था n1 - n2, तो ये वाली वैल्यू आपकी फिक्स होती थी और ये वैल्यू वेरी करती। तो ये क्या होती थी, हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर n क्या लिया है, 2 लिया है, तो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाल्मर सीरीज पढ़ते हैं तो बाल्मर वाला सिर्फ यहां पर आकर स्टॉप हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी, ये रहेगी।
वो ग्राउंड स्टेट इसके लिए ये रहेगी, उससे नीचे तो नहीं आएगा। तो बाल्मर के लिए क्या हो सकता है कि वो 3 से लेके किस पे आ जाए, 2 पे, ठीक है, 4 से 2 पे आ जाए, 5 से 2 पे आ जाए, गॉट इट, एंड 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, बहुत आगे तक ये इस तरीके की स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो सकती है, हमें मिल सकते हैं। ऐसे पाशन के लिए हो सकता है, भाई आगे तक मिल सकती है ना, इससे ऊपर लेवल से भी आ सकती है, इससे नीचे और भी लेवल पे आ सकती है। ऐसे ब्रैकेट के लिए हो सकता है कि 4 से किस पे आ जाए, 3 पे, यहां से यहां से आ जाए और यहां से हो जाए। सेम फॉर द पी फंड, इस तरीके से। तो अब बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो गई। इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिली वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं। जितने डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे उसी तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर आकर वापस एक्साइट होके जाएंगे और आकर वापस में गिरेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो था स्पेक्ट्रल लाइंस इन द डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अंदर पढ़ा। इनके रीजन भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कि जो आपका लेमन होता है ये किस में होता है, यूवी में। बाल्मर आपका किस में होता है, विजिबल में। और ये बाकी के जो 3 हमने पढ़े थे ये किस में पढ़े थे, आईआर रीजन के अंदर पढ़े थे। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि हमने कह दिया कि लेमन के अंदर, लेमन सीरीज के अंदर, लेमन सीरीज के अंदर मैं ये कह दूं कि आपका जो N1 है, लेमन N1 के लिए क्या हो जाएगा 1, और N2 यानी कि जो लास्ट अपर लेवल इसका रहा होगा कुछ 5, तो इसके अंदर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होंगी। तो आप क्या करेंगे, भाई मैंने कह दिया कि 50 है, तो आप क्या 50 से ऐसे क्या लाइन ड्रॉ करेंगे, लेमन तक लेकर आएंगे और फिर उन लाइंस को क्या काउंट करेंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल ना। तो इसके लिए एक रिलेशन बनाया गया। रिलेशन क्या था, दैट इज N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो इसने कह दिया कि आपके पास में क्या है, लेमन सीरीज के लिए बताना है, जिसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है लेमन सीरीज से, यानी कि कौन से एक्साइटेड स्टेज पे गया है, 5th एक्साइटेड स्टेज पे गया है या फिर 5th एनर्जी लेवल पर गया है। तो जस्ट आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है लेमन के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो N2 की वैल्यू क्या है 5, N1 की वैल्यू कितनी है 1, N2 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 20 अपॉन में 2, 4, और ये तो कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20, 2 अपॉन में 10, तो 10 लाइंस मिलेंगी। तो आप इसको वैसे भी करके देख सकते हैं कि 10 लाइंस मिली क्या, कैसे पॉसिबल है। हो सकता है 5th से 4th पे आएगा, है ना। हो सकता है कि 5th से डायरेक्ट 3rd पे आ जाए, हो सकता है 5th से डायरेक्ट 2 पर आकर गिरे, 5th से 1 पर आके गिरे, हो सकता है 4th से 3 पे आके गिरे, 4 से 2 पे आके गिरे, 4 से 1 पे आके गिरे, ठीक है। 3 से 2 पे आके गिरे, 3 से 1 पे आके गिरे और 2 से 1 पे। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास में, 10 लाइंस हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कह दे कि आपके पास में भाई टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए इन बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज के अंदर तो आपको पता है N1 क्या रहेगा बच्चे, 2 रहेगा, और N2 क्या रहेगा, 5th लेवल को ही लेके चल रहा है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 2। तो व्हेन यू सोल्व इट देन यू विल गेट 6। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी, 6। सो बाय दिस रिलेशन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल यू गेट व्हेन एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल इज गिवन, ओके। अब इसके बाद में आता है इसकी थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन आती है हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी कुछ एनर्जी रही होगी, उसकी एटम न्यूक्लियस से कुछ रेडियस रही होगी, मतलब ओवरऑल क्या थी, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में हमें बातें बताई थी कि इन्होंने नील बोर ने, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चे कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।